मैं सभी आप पार्टिसिपेट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मंच है आपको आप देख सकते हैं मिस्टर दीप मोदी ने ये पीपीटी तैयार की, प्रेजेंटेशन तैयार किया और वो नेशनली नहीं इंटरनेशनल फेम है और तमाम एडवाइस करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो आप लोगों से मुखातिब होकर उनने एक बहुत अच्छी चीज प्रस्तुत की, किस तरह से आपने प्लान कर सकते हैं आप स्टॉक शेयर मार्केट में। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म है, ऐसे जो इन्विटेशंस हैं, आप लोगों से ज्यादा शेयर करें। सभी पार्टिसिपेट से मेरा रिक्वेस्ट, आज भी पार्टिसिपेट्स की लिस्ट संख्या बहुत कम है। क्या होता है, पार्टिसिपेट की लिस्ट ज्यादा होगी, ज्यादा लोग आएंगे तो उसमें जो स्पीकर है उसका भी उत्साह बढ़ता है, बोलने का एक ज्यादा वो जोश रहता है। क्योंकि जब स्पीकर एक वक्ता रहता है सामने, लोग उसको सुनने वाले, उसको समझने वाले हो रहते हैं, तो वो सोने पे सुहागा रहता है। तो आप सभी पार्टिसिपेट से ही रिक्वेस्ट है कि ये आपका मंच है दोस्तों। ये हमने तो शुरुआत की है आपके लिए, प्रभु साहब ने और हमने, लेकिन ये यदि आप जो लोगों से ज्यादा शेयर नहीं करेंगे तो इतना इतना मजा नहीं आएगा। हो सकता ये मंच आगे जाके क्लोज भी हो जाए, बंद भी हो जाए, एकदम फ्रेंकली बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपका मंच है, ये फ्री ऑफ चार्ज आपको मिल रहा है। तो आपका काम है, आपकी ड्यूटी है कि आप ज्यादा से ज्यादा तक इस मंच को जारी रखें, इसको बरकरार रखें। तो आप ज्यादा इनविटेशन शेयर करें, लोगों को प्रेरित करें कि ऐसे वेबिनार में आए। घर बैठे है सेमिनार है, डीम कन्वेंस पे प्रभु साहब हैं और मिस्टर डॉक्टर विनोद घोसालकर साहब हैं, चेयरमैन है महाडा के, राज्य मंत्री का दर्जा है वो है, और अभिषेक घोसाल का जो डायरेक्टर है मुंबई बैंक के। तो ये तमाम लाइव देख सकते हैं आप सुबह से 10 बजे से। वेबिनार का मैं लिंक आप सभी लोगों को शेयर करूंगा दोस्तों। तो आप सभी के सवाल जवाब भी हम लेंगे। लेकिन मोदी साहब, आपसे मेरा ये एक थोड़ा सा नॉलेज जानना है कि शेयर बाजार में जो अभी आज की अपडेट है कि मुनाफा वसूली का दौर शेयर बाजार में शुरू हुआ है। और ये जो एजेंसियां होती है, अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म BOFA सिक्योरिटीज ने यह कहा कि आने वाले दिनों में वह जिन गतिविधियों को देख रही हैं, संकेत कर रही हैं, उससे मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर बनी हुई है। इस तरह का शेयर बाजार का जो उतार चढ़ाव है, ऐसा उनका कहना है, ब्रोकरेज फर्म BOFA जी। तो ये ये जो शेयर्स मार्केट का उतार चढ़ाव है, ये सभी इंडस्ट्रीज को पर वो करता है और भारतीय अर्थ पर बड़ा ही डिपेंड रहता है। लेकिन लोगों, आम आदमी जो है, जनता है भारत की, वो इसे मतलब शेयर्स को एक अलग नजर से देखती है। कुछ एक शेयर्स में काम करते हैं, बाकी लोग इससे नाखुश हैं, उनको नॉलेज नहीं होने से और अवेयरनेस नहीं होने से। नहीं जी, जो आपने बात कही है वो सोने की लकी, मतलब जो जो आपके वर्ड्स हैं, दे आर गिल्टेड इन गोल्ड। और इसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, जैसे आपको पता है, कोई भी मार्केट आप ले लो, कोई भी मार्केट, आलू का मार्केट ले लो या सब्जी का मार्केट ले लो, मार्केट मार्केट होता है और मार्केट में भावनाएं चलती है। अगर मैंने आपको आज आके कह दिया कि सुनील जी, मुझे इंफॉर्मेशन मिला है कि जो अनियंस है, कांदे का जो है, वो पूरा क्रॉप खराब हो गया, मुझे पता है और किसी को पता नहीं है। आप एक काम करो, कांदा ले लो, उसको आप जमाखोरी कर दो। जो आज 12-15 रुपए में मिल रहा है, वो 50 रुपए में बिकेगा। और वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। बराबर। आपने जाके 100 टन कांदा खरीद लिया, हम्म। मेरा कहना करेक्ट निकला, 12 रुपए वाला 20 रुपए हो गया, आपने बेच दिया, हम्म। शॉर्ट टर्म हम्म। प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर मेरा कहना गलत हुआ और भाव गिर गया, तो आपका नुकसान। इसे कहते हैं मार्केट। मार्केट में दो तरीके की फोर्सेस काम करती है, सोने का बाजार हो, शेयर बाजार हो, बॉन्ड का मार्केट हो, या जो भी हो। एक को कहते हैं बुल और एक को कहते हैं बेर। ये एक ऐसे एक वर्णन है उनका। बुल ऐसा आदमी होता है या ऐसा फिगर होता है जो भागता है, तेजी करता है, तो तेजी में हम उसको बुलिश मार्केट कहते हैं। और मंदी में हम कहते हैं बेर। बेर क्योंकि क्या करता है, वो हग करके आपको मार देता है, गिरा देता है, पंजे से गिरा देता है। तो एक ये फोर्सेस दिन रात, मिनट टू मिनट, जिससे बाजार खुला, ये चालू हो जाती है। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेंटिमेंट से, इमोशन में इंसान हमेशा गलती करता है। ये तीसरा डायलॉग है स्कैम 92 का।
तो अगर इमोशन से हम खरीदें, इमोशन कब आता है? जब रूमर अपने कान पे पड़ती है और हमने देखा है कि सबने खरीदे, हमने हम रह गए हैं पीछे। अरे यार, वो दोस्त ने बोला, एक ज्ञानी था, उसने बताया था कि भाई बाजार में गिरावट आई है, हिम्मत करो, ले लो। हमने नहीं लिया और अब बढ़ गया है, तो अब लेते हैं, क्योंकि अब लालच आ गई है। 48,000 वाला जो निफ्टी इंडेक्स है, वो 55,000 हो जाए। तो आप भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि हर एक चीज का डिमांड सप्लाई होता है। समटाइम्स दैट डिमांड इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय सेंटिमेंट, and that is when the market investing and trading is different. So that is what I think Dilip bhai also has a question, and Vikrant sir is also asking a question on, he's raised a finger. एक Yes, ही yes. इसमें इसे हम कहते हैं, बहुत ही टाइम टेस्टेड ग्रैंडफादर थियरी है, जिसमें आपको एमबीए या सीए या लॉयर या डिक मोदी बनने की भी जरूरत नहीं है, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग, गोइंग अगेंस्ट द क्राउड। अगर आपने पढ़ा होगा, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बुफे जो स्टाइल यूज करते हैं, ये अगर आप उनकी कोई भी वर्णन या बुक या उनका कोई भी कोट, या मैं तो कहता हूं हमारे वेबसाइट पे चले जाओ, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं उनके, हमने पूरा करियर ये पढ़ पढ़ के, कहीं ठोकर खा के भी, जैसे हमने आपको बताया मोमेंटम ने हमें भी काफी इश्क लड़ाए हैं शेयरों से, और मार खाया है। तो जैसे हमने कहा, सीए और एमबीए बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप वॉरेन बफेट या आप ये जॉन टेम्पल्टन, उनकी जो ग्लोबली प्रख्यात मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टर्स हैं, उनका हमने वर्णन दिया है हमारी मेन वेबसाइट पे www.ethical। उस पे जो कोट्स अगर आप फॉलो करें तो यू विल नेवर गो रॉन्ग। इसमें ये कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज बाय व्हेन एवरीबॉडी इज रशिंग आउट, एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बुक प्रॉफिट व्हेन द मार्केट इज यूफोरिक। उल्टा करो, अब जबरदस्ती नहीं कि डेली करो, इसको हम टैक्टिकल कॉल कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो बनता है इज ओनली व्हेन यू टेक मैक्सिमम रिस्क, बट सोच समझ के। सो जैसे और हर एक शेयर का या हर एक फंड का एक वैल्यू होता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आज की तारीख में आप फार्मा फंड में घुसोगे, क्योंकि वो फार्मा फंड अच्छा कर चुका है, ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं रहे। तो आई थिंक दिलीप भाई ने भी पूछा है कि, तो इसी को मैं दोनों क्वेश्चंस को मिक्स मर्ज करके बता दूं कि अगर आपके कान में आ जाके कोई फूके कि गोल्ड फंड ले लो, कितने जन यहाँ पे उत्साहित है, प्रोत्साहित है गोल्ड फंड या गोल्ड बॉन्ड लेने के लिए? 100% एवरीबडी। अब गोल्ड आप Yes. देखो, तो गोल्ड की जो वैल्यू है, आप रोज पेपर में पढ़ते हो, और ये सीएनबीसी वगैरह जो चैनल्स हैं वो बताते भी हैं रोज, तो हमको दिल में गर्मी आती है कि यार 50,000 हो गया 10 ग्राम का, मैंने लिया नहीं, चल मैं अभी ले लेता हूँ। अब इसमें कॉमन सेंस अगर आप हम यूज करें, आप और हम, गोल्ड जैसी जो चीज है, अगर वो भी मार्केट ही है, उसका भी डिमांड सप्लाई है। 2020 में गोल्ड का भाव ऊपर क्यों गया? क्या चमक आ गई एक्स्ट्रा? गोल्ड का प्रोडक्शन बंद हो गया दुनिया में? क्या हुआ क्या? डज एनीबडी हैव एन आंसर? यू कैन पुट इट ऑन द चैट। क्यों गोल्ड ऊपर गया? चलो, इसको पार्टिसिपेटिव बना दे। सोने का भाव ऊपर क्यों गया? जो 2018 में नहीं गया, 19 में नहीं गया, 17 में नहीं गया, ऐसा तो क्या हो गया कि डबल हो गया, 60% बढ़ गया? क्या हुआ? वुड एनीबडी लाइक टू आंसर? प्लीज पुट ऑन द चैट और रेज योर हैंड। सब कहते हैं शेयर्स डाउन, गोल्ड अप। हाँ, क्यों हुआ? उसका कारण क्या था? और क्या वो कारण वापस आएगा 2021 में? देखिए, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, निवेश कर रहे हो, आपको आगे का सोचना है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपको आगे क्या देखना है, रेयर व्यू में देख के तो चला नहीं सकते। तो जब हम करते हैं इन्वेस्टिंग खुद की या क्लाइंट्स को एडवाइस, तो आगे, तो मैं आपको इसका एक सिंपल उसका आंसर देता हूं मेरे हिसाब से, एंड आई मे बी रॉन्ग। सोना कब ऊपर जाता है? जब का इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं आपको आके कह दूं कि भारत और चीन के बीच में कल सुबह घमासान युद्ध होने वाला है लद्दाख बॉर्डर पे, तो एक तो जो होगा, शेयर बाजार गिरेगा। वो गिरेगा क्यों? डर रहा है। और सोने का भाव बढ़ जाएगा, बिकॉज गोल्ड इज द ओनली कमोडिटी वेर यू कैन टच एंड फील, एंड इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इन डिफिकल्ट टाइम्स। बॉन्ड्स गिर रहे हैं, मार्केट में डिपॉजिट रेट कम, और इट इज कॉल्ड सेफ हेवन, जिसे हम कहते हैं कि एक आइलैंड पे जाके आप बैठ जाओ, आप कभी नहीं डूबोगे। अब पिछले साल में
पैसा इतना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पूरे दुनिया में था वो जाके गोल्ड में बैठ गया, एंड वाज द राइट ट्रेड। क्योंकि जब ये जो पैंडेमिक ब्रेकआउट हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर से चालू हुआ था वुहान से, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या आइटम है, क्या हवा से आएगी, हम मर जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं था। वैक्सीन तो दूर की बात थी, ये क्या प्राणी है किसी को पता नहीं था। ऐसे में अनसर्टेनिटी में सिंपलेस्ट थिंग टू डू इज आप गोल्ड में बैठ जाओ। तो उसके कारण जब सारे के सारे लोग, दुनिया भर की फंड्स, और आप और मैं आम आदमी भी जब गोल्ड बॉन्ड्स खरीद, तो गोल्ड का भाव ऊपर ही जाएगा। अब 2021 ले लो, एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, रिबाउंड होगा, अर्थव्यवस्था फिर से अपने पैरों पे आएगी। अभी तक तो इंटरनेशनल और लोकल फ्लाइट्स चालू नहीं हुई। अगर आपको आज बड़ौदा भी जाना है तो आपको गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, यू आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज, बट लुक एट द जीएसटी फिगर्स ऑफ दिसंबर। भारतवर्ष की जो जीएसटी कलेक्शन है वो दिसंबर महीने की 1,15,000 या 20,000 करोड़, विच इज अ रिकॉर्ड कलेक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटी is not even started full fledged. Many plants are working at 40-50% capacity. और जीएसटी कब भरा जाता है? जब कोई माल बेचता है या खरीदता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चुकी है और उसका आंकड़ा हम ट्रैक करते हैं। अगर हम ग्रोथ बढ़ती जाएगी, चलो आप भूल जाओ कि बजट में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, इट्स अ प्लेन बजट। बाजार एक बार गिरेगा बिकॉज एक्सपेक्टेशन बढ़ चुका है, ओवर ट्रेडिंग हो गया। लेकिन क्या जीएसटी कलेक्शन और आर्थिक एक्टिविटी, उसके कंपनी के शेयर्स ऊपर नहीं जाएंगे? ओवरऑल मार्केट क्या ऊपर नहीं जाएगा? आफ्टर अ डिप इट विल गो अप। सो दिस इज आवर कॉल। कहने का ये मतलब है कि अगर जैसे हमने कहा इश्क रिस्क है तो इश्क है, तो अगर कोई अपना पैसा जिसने लास्ट पूरे साल में इन्वेस्ट नहीं किया है और आज म्यूचुअल फंड में डालेगा या अच्छे शेयर खरीदेगा, बोलेगा यार गोल्ड क्यों लूं मैं? तो एग्जैक्ट ऑपोजिट सिचुएशन होगा ये सर। दैट इज आवर कॉल दैट गोल्ड विल अंडर परफॉर्म इक्विटी। जब लेना होता है तो गोल्ड ले लेते हैं, लेकिन जब रिस्क लेने का माहौल आता है तो शेयर्स और शेयर बाजार दुनिया भर में यहीं से ऊपर जाएंगे। कितना ऊपर जाएंगे, कहा कितना गिर के ऊपर जाएंगे, वी डोंट नो। करते हैं हम, एक साल का भी नहीं करते, हम खाली इन्वेस्टर्स को ये बताते हैं कि माहौल ठीक हुआ है, डरने की बात नहीं है। एट एवरी डिप यू शुड ऐड, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। सेकेंडली, वी टेक अ व्यू ऑफ 2, 3, 5, 10 years। जितना आप लॉन्ग सोचोगे, जितना आप बुफे की तरह सोचोगे, वॉरेन बुफे, जॉन टेम्पल्टन, जितना आप दूरदृष्टि रखेंगे उतना आप कमाओगे बाजार में। और इसके साथ ही व्हेन वी आर मिक्सिंग एसेट एलोकेशन थियरी, एसेट एलोकेशन में अलग अलग जैसे हमने आपको रिस्क मीटर बताया। अब जैसे हमने कह दिया चलो रिस्क लो, तो ऐसा नहीं है कि पूरा आप चढ़ पड़ोगे। मोदी साहब ने बोला है चलो घर बार बेच के हम सब शेयर ही ले दें। हर एक टाइम एक डिसिप्लिन होता है, एक अनुशासन होता है इन्वेस्टिंग के तहत, कि भाई मेरा एज इतना है, मेरी कमाई इतनी है, मेरे खर्चे इतने हैं, मैं इतना फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड, डेट, म्यूचुअल फंड, एक सेफ। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पैसा है धीरे 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 चलो अब चालू करते हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दिया, हमारा स्मॉल केस ले लिया, शेयर्स ले लिए, वो अब आप शुरू कर सकते हो। लेकिन एट एवरी स्टेज यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू मच ऑन दिस साइड और दैट साइड। एक बैलेंस्ड अप्रोच होना जरूरी है। दैट विल सेव यू स्लीपलेस नाइट्स। रात को नींद आ सकेगी। जैसे हम तो आराम से सोए हैं, हम और हमारे क्लाइंट्स। 2020 में थोड़ा झटका आया था, लेकिन हमने भगवान की दया से ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हमने या सीएनबीसी देख के, या जो विशेषज्ञ आते हैं कई तरह, वो भी जैसे कहते हैं भावना में बह जाते हैं। तो इमोशन से थोड़ा अलग रह के दिमाग लगा के अगर आप करो तो यूल नेवर गो रॉन्ग विद एन एसेट एलोकेशन इन माइंड। यस सर। मिस्टर राजन पटने, आप अपने आप को अनम्यूट करें। यस सर, राजन पटने। मोदी जी मेरा क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल अगर हमें म्यूचुअल फंड्स में सपोज मान लो इतने सर्टन यूनिट्स मिले हैं, एग्जांपल 1000 यूनिट्स मिले हैं, जिसका 1000 का यूनिट का वैल्यू है सपोज मान लो 5 लाख, एग्जांपल है एग्जांपल। लेकिन मुझे अभी एज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर को, मतलब मुझे सिर्फ 5 लाख में से आज मुझे मार्केट अप हुआ है, मुझे सिर्फ 1 लाख बाहर निकालना है। तो मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर को कैसे इन्फॉर्म करूं, क्या वो कैसे यूनिट कितने सेल करेगा और वो ये करेगा? पता नहीं आपको मेरा क्वेश्चन समझ रहा है कि नहीं कर समझ रहा सर। जैसे मैं समझ रहा हूँ कि अगर आपका वैल्यू है आज की तारीख में
5 लाख का है, लेकिन आपको 1 लाख उसमें से, अगर मानो कि आपने 4 लाख डाला था, वो भी 5 लाख हो गया है, आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो बाहर लेना है, आपको यस प्रॉफिट प्रॉफिट। बुक करना है। यस। हाँ, तो आपको क्या करना है कि आप खुद कर सकते हो, उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके उसमें अब रिडेम्पशन का बटन होता है, उसको आप रिडीम कर सकते हो। जब आप रिडीम का बटन डालते हो तो उसमें आपको 2 चीजें पूछेंगी, कितने यूनिट्स या कितना वैल्यू। अगर आपको ओह। 1 लाख रुपए चाहिए तो आप 1 लाख रुपए का वैल्यू डाल दो और ओटीपी आ जाएगा, उसके बेसिस पे रिडीम हो जाएगा। 4 लाख जो आपकी इन्वेस्टेड है वो वहीं पे। तो बहुत सरल होता है। नेट बैंकिंग अगर आपका एक्टिव है और सपोज आपका म्यूचुअल फंड फॉर एग्जांपल एसबीआई में है, तो आप जाके इन्वेस्टर लॉगिन पेज पे जाके आप कर सकते हो। सर दिलीप पिटाडी जी का सवाल है, गाइड अबाउट बेस्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एज। हाँ जी, तो देखिए, जैसे मोर देन 2,500 स्कीम्स बाजार में है, जैसे मैंने कहा, अगर थोड़ा दूरदृष्टि से हम देखें और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखें, तो डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से जो कैटेगरी है, लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनियां, डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप फंड अच्छा रहेगा इस साल के लिए। और उसके साथ में मिड कैप फंड्स भी ठीक रहेंगे। थीमेटिक फंड में फार्मा अवॉइड करना चाहिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इसमें काफी बढ़त हो चुकी है। और जब मैं कह रहा हूं अवॉइड करना चाहिए, इट इज फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये शेयर्स काफी बढ़ चुके हैं। अगर ऑटो कंपनीज में या ऑटो के अगर कोई फंड्स हो, या हमारे जैसे स्मॉल केसेस पे ऑटो है, मेटल्स हैं, उसमें आप डाल सकते हो। सो थीम वाइज अगर आप सिलेक्ट करें विषय के हिसाब से, तो हमको इसमें ज्यादा तेजी लगती है। अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड लेते हो तो उसमें वैसे ही अलग अलग कंपनियां होती हैं, उसमें तो मतलब रिस्क वैसे भी डिवाइडेड होता है। एक और बहुत विशेष टिप्पणी है, जैसे आपको पता है, वैसे बॉन्ड फंड्स भी होते हैं। अब बॉन्ड फंड्स में क्या होता है, उसमें उल्टा प्रवाह चलता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था, जैसे जैसे जीडीपी, जैसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, वो बढ़ता है और पॉजिटिव माहौल होता है, तो बॉन्ड के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ने लगते हैं। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं, उसके कारण बॉन्ड फंड्स में नेगेटिव रिटर्न आता है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड जो होते हैं, जो 3 साल 5 साल के होते हैं, उसमें आप प्लीज अभी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उसमें घाटे का सौदा है। ये आपको जान के चलना चाहिए। उसमें उल्टा कोरिलेशन होता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड फंड्स नीचे आते हैं, उनकी वैल्यू घटती है, तो उसमें रिटर्न ज्यादा नहीं छूटता है। तो या तो नेगेटिव हो सकते हैं या अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है। ये साल इक्विटी में इन्वेस्ट करने का है, हर एक डिप में खरीदने का है, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स एंड इन वेरी गुड मिड कैप फंड्स। यस, विक्रांत जी थैंक यू कुछ वेरी कहना मच मिस्टर। यस, विक्रांत जी अनम्यूट करें अपने आप को। विक्रांत जी, विक्रांत जिंदल जी बोलिए। सर डेफिनेशन लार्ज कैप एंड मिड कैप का कुछ टर्नओवर डेफिनेशन होता है या पेड अप कैपिटल वैल्यू? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2019 में सेबी ने डेफिनेशन दिया है। पहले इसका डेफिनेशन लूज था, मतलब हर एक म्यूचुअल फंड अपना अपना खुद का ये डेफिनेशन लेता था। लेकिन सेबी ने टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप में डाल दी। अब वो टॉप 100 कंपनीज इज बाय मार्केट वैल्यू। तो अगर आप सेबी, आप इसको गूगल सर्च करेंगे तो इसका पूरा वर्णन आपको मिलेगा। सो वो दूसरा चीज सेबी ने किया कि अलग अलग बॉटल वाइन बेच रहे हो, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज को एक डायरेक्शन दिया गया कि आप स्कीम जो है उसको आप साधारण आदमी, आम आदमी समझ सके, उस हिसाब से आप प्लीज उसको डिफाइन करें। तो अगर मिक्स्ड फंड है तो उसको मल्टी कैप फंड बुला सकते हो। तो जैसे काफी फंड्स थे कोटक के या एसबीआई के या एचडीएफसी के, आईसीआईसीआई के, जिसमें अलग अलग उसको जो मार्केटिंग उनके नाम दिए थे, उसको सिंप्लीफाई और उसको कंसोलिडेट करने के लिए कहा गया था। सो आज की तारीख में 4 टाइप के फंड्स हैं। एक लार्ज कैप जो टॉप 100 कंपनीज हैं, उसके नीचे आते हैं मिड कैप, उसमें भी एक मार्केट कैप डेफिनेशन है, एक उसको जैसे सीढ़ी बना दिए, और उसके नीचे जो भी आते हैं वो स्मॉल कैप आते हैं। और हर एक म्यूचुअल फंड के अगर आप वेबसाइट पे देखो, जो स्कीम डॉक्यूमेंट अगर आप खोलोगे, तो जैसे मैंने एक छोटा सा सिंपल रिस्क में, हर एक म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट पे कंपल्सरीली उनको बताना पड़ता है। जैसे कि अगर आप मान के चलो कि स्मॉल कैप फंड खोल लिया सुंदरम का, तो उसमें ऐसा मीटर दिखाएगा कि हाईएस्ट रिस्क,
तो एक सिंपल आदमी अगर जिसको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, वो मीटर देख के बता सकता है कि भाई इसमें रिस्क ज्यादा है। लार्ज कैप में वो मॉडरेट रिस्क बताएगा। तो ये बहुत दो अच्छी पहल सेबी ने की है, जिसके कारण आम आदमी एटलीस्ट समझ सकता है। नहीं तो इतना इसमें जार्गन होता है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड। सर जैसे न्यूज़पेपर में आता है ए ग्रुप शेयर, यस बी सर, ग्रुप बोलिए। शेयर, सर इसका डेफिनेशन कंपनी क्या प्रायोरिटी है कि बी ग्रुप से ए ग्रुप में आ जाए, ए ग्रुप से बी ग्रुप में चले ए एंड बी ग्रुप, तो इसमें वेरी सिमिलर टू लार्ज कैप एंड मिड कैप। इसमें ऐसा होता है कि जो कंपनियां, अब मान के चलिए कि हिंदुस्तान लीवर, रिलायंस, ओएनजीसी, एसबीआई, these are very large and diversified conglomerates businesses। तो ये इनके जो भाव, इनके वैल्यू है, दे आर वेरी हाई, दे आर द बेल वेदर्स ऑफ द इकोनॉमी, यू नो। सो इनको ए ग्रुप शेयर कहा जाता है, और इसी के तहत इंडाइसेस भी बनते हैं, जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है, निफ्टी जूनियर है। तो अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट भी बीएसई एनएसई में इतने इंडाइसेस भी आए हैं कि अलग अलग उनका जो कॉम्बिनेशंस बनाया है। सो पहले क्या था, हम सिर्फ सेंसेक्स देखते थे या सिर्फ निफ्टी देखते, अभी निफ्टी बैंक है, निफ्टी ऑटो है। तो ऐसे इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं जो आम आदमी समझ सके कि अच्छा चलो इसमें डालेंगे। तो इज वेरी सिमिलर टू लाइक ऐसे थीमेटिक इन्वेस्टिंग। सो जैसे म्यूचुअल फंड भी वही करते हैं। अगर एक मान के चलो कि एसबीआई ने ऑटो फंड चालू कर दिया या फार्मा फंड चालू कर दिया था, ऐसे प्रूडेंशियल ने, आई थिंक अबाउट 3 या 4 साल पहले, क्योंकि सारे फार्मेसिस्ट घुस गए थे। यूएस ने प्रतिबंध लगा दिया था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आके सारी दवाइयों कंपनियों का जो ट्रंप ने ये किया था, उसके ऊपर जो यूएस एफडीए के छापे पड़े थे, बेबुनियाद थे, लेकिन शेयर में बहुत जोर से गिरावट आई थी। तब जाके काफी रिलायंस ने और ऐसे और बहुत सारे फंड मैनेजर ने वो फार्मा फंड शुरू कर दिया था। तो फार्मा फंड वो शेयर्स में डालेगा जो फार्मा इंडेक्स के अगल बगल है। तो फार्मा इंडेक्स जो है बीएसई में, उसके साथ ही उसको लिंक कर देंगे। तो इन्वेस्टर जान सकता है कि भाई आपने अगर 3 साल रखा, बीएसई का फार्मा इंडेक्स से 40% बढ़ा और मेरा फार्मा फंड 50% बढ़ा, तो आप कंपेयर कर सकते हो। खाली पैसा बनाना फंड मैनेजर का काम नहीं है, उसका काम है इंडेक्स को बीट करना। अलग अलग इंडाइसेस बने हैं जिसके थ्रू आप अलग अलग फंड्स के थ्रू भी जो बेंचमार्क है उसको आप खेल सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। यस सर, मिस्टर राजन पटने जी बोल रहे हैं, डू वी गेट एन अलर्ट फ्रॉम सेबी फॉर एनी अनऑथोराइज? सेबी जो है एक इंस्टीट्यूशन है जो काफी हद तक प्रोएक्टिव है, लेकिन जैसे आपको पता है यूएस और यूके में भी फ्रॉड्स हुए हैं, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स इंडिया में भी हुए हैं। सत्यम जैसी बड़ी आईटी कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया था, प्रमोटर ने, कि हमारा सारा अकाउंट्स फ्रॉड है। प्रमोटर ने खुद आके सीएनबीसी पे बोला था कि भाई जो आप मार्केट में आप जो एक्सपेक्टेशन है, हमने एनुअल रिपोर्ट में बताया है कि हमारे पास 5,000 करोड़ कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, वो है ही नहीं हमारे पास। आपको क्या लगता है इन्वेस्टर को क्या झटका लगा होगा? जो वन ऑफ द टॉप, जो इन्फोसिस के साथ जिसकी तुलना होती थी, विप्रो के साथ तुलना, वो आके बता दे रहे हैं कि भाई हमने तो सब झूठ बोला है आपको, तो हम तो चले भाई, अब आपको जो करना है करो। अब ऐसे सिचुएशन में तो सेबी कुछ कर नहीं सकती है। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, सेबी के एक इंटेलिजेंस सेल होती है, सेबी को आप कंपेयर कर सकते हो, विसल ब्लोअर जिसे कहते हैं। आप अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि उसका प्रमोटर शेयर में खेल रहा है और आपके पास उसका एविडेंस है कि ये ले वेच कर रहा है, उसको पता है रिजल्ट अच्छा रहा है, उसके लिए शॉर्ट टर्म में ले लिया फिर बेच दिया, विच इज नॉट सपोज टू डू। इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, अगर आपने विसल ब्लोअर कंप्लेन कर दिया तो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो गोपनीय रखा जाता है और वो प्रमोटर के सामने बहुत कड़क और स्ट्रिक्ट कार्रवाई होती है, जेल भी हो सकता है। तो ये तो चोर पुलिस का खेल है, जो निकल गया चोर और निकल गया। लेकिन जो पकड़ा जाता है या अगर पकड़े जाने में अगर कोई उसकी सहायता करता है, तो दैट ऑडिटर फॉर एग्जांपल, कई कंपनियां हैं जो इसको आपने पढ़ा होगा 2017-18 में, कई ऑडिटर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नहीं देते थे। तो जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा था बुक्स, उसको लगा कि भैया अगर इसका मैंने क्लीन चिट दे दिया ऑडिट करके, तो मेरा प्रोफेशनल लायबिलिटी आ सकता है, मेरे पे कार्रवाई हो सकती है। तो उन्होंने जाके मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि हम आपके बैलेंस शीट को साइन नहीं करें जब तक आप हमको ये इंफॉर्मेशन ना दें या पुष्टि ना करें या इसकी आप निंदा ना करें।
मैनेजमेंट कुछ नहीं बोल रहा है, हमने क्वेश्चन रेज किए ऑडिटर ने, मैनेजमेंट साइलेंट है, ठीक है, हम आपका ऑडिट नहीं करेंगे, यू हैव द राइट टू वॉक आउट। ऐसे कंपनियों के शेयर 50, 60, 70, 80% गिर गए, बिकॉज इन्वेस्टर भी देख रहा है, एक रेप्यूटेड ऑडिटर है वो निकल रहा है, एक क्वालिफाइड सीए है वो रिफ्यूज कर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गफल है, वरना क्यों अपनी वो फी छोड़ेगा। चेक्स एंड बैलेंसेस, नॉट जस्ट सेबी, देयर आर मेनी इन द सिस्टम, विसल ब्लोअर, सीएस, इंटरनल ऑडिट्स, और इसका ध्यान जो अगर फुल टाइम शेयर बाजार का प्रैक्टिस करता है वो तो रखता ही है, हमारे जैसे एक्सपर्ट्स को देखना ही पड़ता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को देखना पड़ता है, वो उनका काम है। आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, आप कहीं पे लॉयर हो या आप कहीं बैंकर हो, ये आपका काम नहीं है, सो यू हैव टू ऑलवेज ट्रस्ट द फंड मैनेजर्स फॉर दैट। उसके बावजूद दो बड़ी घटनाएं हुई थी, जैसे आईएलएफएस, जैसे राजन साहब ने लिखा है, जिसमें कैश क्रंच आ गया था, और काफी रियल एस्टेट फर्म्स जहाँ पे लेंडिंग वाज वेरी सस्पिशियस। You also had DHFL where there was again allegations of promoter siphoning out money। देखिए, भारत हो, अमेरिका हो, चाइना हो, ये दिस इज पार्ट ऑफ द मार्केट, दिस पार्ट ऑफ द गेम। अब बाग में जाओगे तो सिर्फ आपको गुलाब नहीं मिलेंगे, कांटे भी होंगे। वी हैव टू मिनिमाइज दैट रिस्क एंड दैट्स वेयर अ डाइवर्सिफाइड, जैसे मैंने कहा, लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड नेवर फॉलो एनी टिप और एनी, कोई आपको दोस्त कहता है यार मैंने तो बहुत पैसा बनाया है इसमें, यस बैंक ले लो, वो ले लो, ये ले लो, मैंने पैसा बनाया, पर जरूरी नहीं है कि वो मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। ये क्या करती है कंपनी, उसका उसका क्या पोजीशन है इकोनॉमी में, उसमें प्रमोटर ने कितना झोल किया है, इसको बहुत डीप से स्टडी करना पड़ता है। शेयर, एज आई सेड अगेन टू रिपीट, वेरी रिस्की, सिंगल शेयर में तो डैबल करना ही नहीं चाहिए अनलेस यू आर अ टेक्निकल एक्सपर्ट एंड यू नो द चार्ट्स, सो देन इट डजंट मैटर व्हाट द कंपनी डज, बिकॉज आप खेल रहे हो, आपको एक विद्या है, टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही अलग टॉपिक है, जिसमें मैं माहिर नहीं हूँ, आई डिपेंड ऑन सम अदर पीपल, लेकिन वो एक अलग ही कला है। बट जब आप निवेश करते हो लंबे समय के लिए, जैसे आप शादी कर रहे हो, सिंपल, जैसे मैंने आपको आम के बगीचे का मैंने उदाहरण दिया था, सोच समझ के करना पड़ता है ये भी काम, शादी भी, और करेक्ट, शेयर में भी आगे की बड़ी दूर, जैसे कॉलेज में कई गर्लफ्रेंड होती है सबकी या बॉयफ्रेंड होते हैं, वो उसमें ज्यादा एक गोला खा लिया ठीक है, लेकिन जब शादी करते हैं तो वो दूर की बिल्कुल सोचते हैं। बिल्कुल सर। तो एक लास्ट सवाल लेते हैं, आज हमारा समय भी हो चुका है, तो मिस्टर राजन पटने साहब को मैं म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। सर मैं एक्चुअली क्वेश्चन क्यों पूछ रहा था सर, बिकॉज एक्चुअली कुछ हाउसिंग फंड के मैनेजर एक्चुअली क्लोज एंडेड फंड थे कुछ, वो क्लोज एंडेड फंड में वो हाउसिंग वो फंड मैनेजर एक्चुअली व्हेन दे गॉट टू नो कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो 2 साल में उन्होंने छोड़ दिया, और हम लोग के तो फंड वैल्यू नीचे चली गई। तो मतलब ये एक्चुअली वो जो क्राइटेरिया था कि क्लोज एंड फंड में हम लोग को बाहर निकलने का मौका नहीं था, तो लेकिन फंड मैनेजर मौका था वो निकल गया, लेकिन सो ये मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी मुझे समझ में नहीं आई। जैसे मैंने कहा कि ये एक निंदनीय घटना है कि फंड मैनेजर, जब फंड मैनेजर होता है वो ट्रस्टी होता है आपके पैसे का, वो पैसा अपना नहीं लगा रहा है, किसी और का लगा रहा है, तो पहले ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि यू हैव टू बी प्रोप्राइटरी, इसको आप अपना पैसा समझो कि इसकी सुरक्षा कर सके, ना उसको उड़ा सके। लेकिन जैसे मैंने कहा, बाग में जैसे गुलाब होते हैं तो कांटे भी होते हैं, अब उसमें दूसरा ये भी एक हो सकता है कि बायर्स बिवेयर, कोई भी प्रोडक्ट जिसमें लॉक इन हो उसको आपको पहले समझना जरूरी है, कि जैसे ये जो एनएफओज आते हैं उसमें आपको पहले पढ़ना चाहिए, अगर उसमें लॉक इन है 3 साल का तो क्यों लॉक इन है, और अगर आपको लॉक इन नहीं है तो आपको नहीं लेना चाहिए, आप पैसा लगा रहे हो, आपको थोड़ा उसमें ध्यान रख के ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए। सो वो एक इम्पोर्टेंट ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप बॉन्ड में भी जब निवेश करो तो मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग एट द रेटिंग, कि इसका रेटिंग क्या है कंपनी का, डोंट जस्ट चेज इंटरेस्ट रेट्स, कोई 12% दे रहा है, कोई 15%, अरे लेकिन वो करता क्या है कंपनी, उसकी क्या स्टैंडिंग है, जैसे नहीं तो ऐसा ना हो कि फिर बेली अप हो जाए। थैंक यू राजन जी। मिस्टर डीक मोदी, फील्ड में इन्वेस्टमेंट, शेयर बाजार, तमाम महासेवा एंड एमएनएस मीडिया, मिस्टर रमेश प्रभु एंड सुनील जी, एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय फर्म एथिकल एडवाइजर्स, आपका बहुत बहुत आभार फॉर टेकिंग टाइम आउट। जैसे मैंने आपको हमारी फर्म की डिटेल्स दी हैं,
व्हाट्सएप करें, हमारा जो वेबसाइट है उस पर जाएं, उस पर काफ़ी वीडियोस हैं, उस पर काफ़ी ज्ञान है। और अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी और गो ऑन द कॉन्टैक्ट अस पेज एंड लेट अस नो। Thanks again for being on the show, and it was a pleasure to be an expert speaker with Mahaseva. Thank you very much.